नमस्कार साथियों, साहित्य संदूक चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी की सुप्रसिद्ध कृति महाभोज। महाभोज के लगभग अंतिम चरण में है। हमने देखा कि वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब से जो सरोहा का दबंग या बाहुबली है जोरावर, वो बात करने आता है। दोनों में क्या बातचीत होती है, यहीं से इस वीडियो को हम प्रारंभ करेंगे। दास साहब जोरावर से कहते हैं, आज सवेरे से तुम्हारी ही बात सोचता रहा मैं। क्यों? कल रात सक्सेना वाली फाइल मंगाकर देखी, परेशानी तो पैदा हो गई है। कान खड़े हुए जोरावर के, लेकिन निहायती लापरवाही अपने जोरावरी अंदाज में ही पूछा, क्या लिख दिया उस हरामखोर ने अपनी फाइल में? इस बार दास साहब ने बड़ी चुपती सी नजर से देखा जोरावर को, मानो कह रहे हो कि यह भाषा और तेवर अब नहीं चल सकेगा। पर कहा इतना ही, तुमने ये अच्छा नहीं किया। एक परेशानी से जैसे तैसे उबरने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किया हमने? ललाट पर 3 सलवटें डालकर कड़क आवाज में पूछा उसने। मैं वीसू की बात कह रहा हूं, सो हम भी समझ रहे हैं, पर हमारा तो उससे क्या लेना देना? दास साहब एकटक देखते रहे जोरावर को अपनी उसी सदी हुई पैनी नजर से जो सामने वाले को चीर कर उसके आर पार देख लेती है। फिर बहुत ही सख्त आवाज में बोले, यह मत भूलो कि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आंखें काफी तेज। न देखें तो हाथी तक को न देखें, पर उतर आए तो फिर चींटी तक भी नहीं बच सकती नजर से, गिरफ्त से और न गिरफ्त से। जोरावर कहता है, और आपने उस सक्सेना को उतार दिया हमारे पीछे, पर उससे क्या क्या कर लेगा हमारा वह? कोई और होता तो एकदम भड़क जाता इस बेबुनियाद इल्जाम पर दास साहब के लिए कतई कोई अहमियत नहीं रखती ये बात है। तभी रत्ती एक फाइल लेकर घुसार दास साहब के सामने पेश कर दी। दास साहब ने उसे लेकर बगल में रख लिया और उसे ही सहलाते हुए समझाने के लहजे में बोले, देखो जोरावर, जब आदमी अपने को ही धोखा देने लगता है तो मार खाता है निश्चय ही। ये महीन बातें नहीं समझता जोरावर, इसलिए सीधे ही पूछा, आप साहब बताओ क्या लिखा उस सक्सेना ने हमारे खिलाफ अपनी फाइल में? दास साहब भी बात साफ बताना चाह रहे हैं, पर उठाकर सीधा पत्थर ही मारे, यह स्वभाव नहीं उनका। पुत्तन की दुकान पर 2 लड़कों के साथ चाय पी थी उस शाम को विशु ने, और वही आखिरी चीज थी जो उसके पेट में गई थी। लौंडे लपाटों के साथ चाय बीड़ी तो वह पीता ही रहता था, बिना जरा भी परेशान हुए। ऊपर से बात हवा में उड़ा दी जोरावर ने। लड़के सरोहा के नहीं, टिटहरी गांव के थे। आसपास के गांव में भटकता ही रहता था। है था ही क्या उस आरामखोर के पास करने को? उन लड़कों के बयान है इस फाइल में। सक्सेना ने जिनके बयान लिए हमें मालूम है, कोई लड़के वड़कों के बयान नहीं लिए सक्सेना ने। पर अब रंग उड़ने लगा जोरावर के चेहरे का, और बड़ी परवाह से ओढ़ी गई लापरवाही ढक नहीं पा रही है उसके बदरंग होते चेहरे को। पुलिस के सब काम सबको मालूम होने लगे हैं, तो फिर पुलिस ही क्या हुई वह? उन्होंने कबूल किया हुआ है कि उनके पास एक मोटी रकम भी मिली है जो उन्हें। इस बार जोरावर चुप। तभी भीतर से आम और शरबत आया। दास साहब ने सख्ती को स्नेह में बदल के कहा, लो खाओ, लखनऊ से आया है दशहरी का टोकरा। नौकर के चले जाने के बाद उन्होंने बात फिर वहीं से शुरू की। यह सही है कि जब तक किसी का हाथ पकड़ता हूं तो बीच में नहीं छोड़ता, स्वभाव है मेरा, पर कोई इसे दुर्बलता समझकर नाजायज फायदा उठाना चाहे तो। अधूरे वाक्य को उन्होंने शब्दों से नहीं, नजरों से पूरा कर दिया, पर नजरों की भाषा समझने का मादा नहीं जोरावर का। उसने शब्दों को ही पकड़, नाजायज फायदा तो आप उठा रहे हैं हमारी दोस्ती का आजकल। मैं? और क्या? अब ये जो हरिजनों के माथे चढ़ाने के सारे धंधे आपने शुरू किए हैं, जड़ खोदना ही हुआ हमारा एक तरह से ये। हल्के से मुस्कुराए दास साहब, समझाने के लहजे में बोले, जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। जो चीजें आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थी वे आज भी पूरी नहीं हो रही हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा जमाना, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना। तुम्हारी यह जिद और जाटपना एक दिन ले डूबेगा तुम्हें। इसमें जिद्द की क्या बात हुई दास साहब? इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुका कर रहते थे। झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी, और ये ससुरे सीना तान कर आंखों में आग गाड़ कर बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता यह सब हमसे। दास साहब इस पुश्तैनी बड़प्पन से घसीट कर जोरावर को फिर नीचे ले आए। खैर यह सब बात की बातें, चिंता मुझे समय की फाइल की है। बात जवानी रहे तब तक कुछ नहीं, एक बार फाइल में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो भी है आपको ही सुलटना है, हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, बस आपकी जिम्मेदारी यह है। दास साहब कुछ बोले नहीं, लगा जिसे गहरी सोच में डूब गए। जोरावर ने कहा, हम क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया? इस बार हमने भी सोचा कि चुनाव लड़ लें, फार्म भरने आए थे, आप कहें तो भर दें। क्या? दास साहब ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो। बिना किसी झिझक के जोरावर ने अपनी बात दोहरा दी। दास साहब एकटक चेहरा देखते रहे उसका, और उनके अपने चेहरे पर सख्ती की परत चढ़ने लगी।
बहुत ठंडी और सख्त आवाज में उन्होंने कहा। उधर वीसू ने आगजनी के जो प्रमाण जुटाए थे उन्हें लेकर बिंदर दिल्ली जाने वाला है। इधर सक्सेना ने सारे प्रमाण जुटा लिए और तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है। विधानसभा की जगह मुझे तो डर है कहीं तुम्हें जेल। हम आपसे पूछने तो आए ना दासा, फार्म अभी भरा तो नहीं? नहीं, भरना हो तो जरूर भरो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, बल्कि एक तरह से मुक्त होऊंगा। आप तो नाराज होने लगे दास साहब। कहा ना मन में आया तो सो पूछने चले आए, कौन अभी खड़े हो गए? इतने में जमुना बहन ने आकर कहा, खाना यहीं खाकर जाना जोरावर, इस बार तो 15 दिन बाद ही आए होगे शायद। खाना तो खाएंगे ही, इसमें कहना क्या। यानी ये इनका इतना घनिष्ठ है ये बाहुबली कि ये लगभग लगभग हर 7 दिन में आता है। खाने पर बातचीत के विषय को दास साहब ने फाइल से ज्यादा इधर उधर नहीं सरकने दिया, बल्कि स्थिति की सारी भयंकरता को उसके नंगेपन के साथ पेश कर दिया। खाना खाकर चलने से पहले एक बार जोरावर ने फिर कहा, आप देख लीजिए दास साहब, ये फैल फूल का मामला हम नहीं जानते, बस हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और ससुर इस बिंदा को भी ठीक करवा, क्या फैल मचा रखे हैं उसने। तुम कुछ मत करना, सख्त हिदायत दी दास साहब ने। और जब वह चला गया तो फाइल को लेकर अपने निजी कमरे में गए। कुछ देर तक फाइल को उलटते पलटते रहे। थोड़ी देर बाद फोन कर रत्ती को आदेश दिया कि डीआईजी सिन्हा को कह दो कि कल 8 बजे घर पे ही मिल लें। सामान्यतः सवेरे अपने घरेलू दफ्तर में नहीं बैठते दास साहब, पर आज डीआईजी से मिलने के लिए 7:45 बजे यहाँ बैठे। सामने 2 फाइलें, एक कागज में उन्होंने कुछ नोट कर रखा है। ठीक 8 बजे डीआईजी ने सैल्यूट ठोका तो गर्दन को हल्के से झटके से प्रत्युत्तर दिया दास साहब ने। आओ। सामने रखी फाइल पर अपना पूरा पंजा फैलाकर बोले, यह फाइल मैंने देख ली है खूब अच्छी तरह से, सक्सेना के लिए हुए बयान भी और आपकी रिपोर्ट भी। सिन्हा एकटक चेहरा देख रहे हैं दास साहब का कि शायद कोई प्रशंसात्मक टिप्पणी सुनने को मिले। सक्सेना के बारे में क्या राय? बात रिपोर्ट से नहीं, सक्सेना से शुरू की दास साहब ने। सर, आदमी तो बहुत भला है, आई मीन हाँ जरूर होगा, पर यह जरूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो। मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ। वैसे सर, गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए मुझे लगा था बहुत सही आदमी होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें उल्हाना कतई नहीं दे रहा। पुलिस वालों में जैसी अंतर्दृष्टि, व्यवहार कुशलता और व्यक्तित्व का ओज होना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं सक्सेना में। फिर सक्सेना की सीआर को जरा सा खींचकर बोले, इसे भी देखा है मैंने, मेरी धारणा की पुष्टि ही करती है इसकी रिपोर्ट। जब जब महत्वपूर्ण काम सौंपा गया परिणाम असंतोषजनक ही रहा, इसलिए प्रमोशन के हर मौके पर तबादला करके इधर उधर भेज दिया गया है इन्हें। पुलिस वालों की दृष्टि बहुत निष्पक्ष और तटस्थ होनी चाहिए। कुछ के साथ सीमातीत सद्व्यवहार और कुछ के साथ अकारण ही दुर्व्यवहार, असंतोष फैलता है ऐसी बातों से। उस पुत्तन चाय वाले के बयान का तुक बिना वजह चीजों को उलझाना, अपनी महत्ता दिखाने के लिए आदमी करता है कभी कभी यह सब, पर मुझे पसंद नहीं। महत्ता आदमी में हो तो दिखानी नहीं पड़ती, अपने आप दिख पड़ती है। प्रांत की राजधानी में एसपी का पद कम महत्व का तो नहीं होता, तुम देख लेना। प्रांत की राजधानी में एसपी का पद कम महत्व का तो नहीं होता, तुम देख लेना। और सक्सेना की सीआर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिन्हा के सामने सरका दी दास साहब ने। फिर वीसू वाली फाइल के पन्ने पलटने लगे। तुम्हारी रिपोर्ट भी देखिए, मैंने मेहनत से तैयार की गई लगती है, कृतज्ञ हुआ है सिन्हा। मैंने भी सारे केस का अध्ययन किया है बहुत गौर से। कुछ देर रुके दास, ऐसा लगता है निष्कर्ष तुम्हारे मन में पहले सा था, रिपोर्ट बाद में तैयार की। होता है कभी कभी, लेकिन सर ये तो बहुत साफ मामला है आत्महत्या का। और अगर मैं न मानूं तो अपनी सूझबूझ और गहरी अंतर्दृष्टि से पुलिस वालों के निर्णयों को चुनौती देते हुए दास साहब ने कहा, मुझे खुद आश्चर्य हुआ, लेकिन खुले दिमाग और तटस्थ दृष्टि से देखा तो पाया कि मैं तो बिल्कुल दूसरे नतीजे पर खड़ा हूं। अजीब सी परेशानी आई सिन्हा के चेहरे पर। क्रिमिनल साइकोलॉजी पर गहरी पकड़ और गहन अध्ययन तो नहीं है मेरा, फिर भी थोड़ा अधिकार जरूर है। तुम लोग तो मास्टर हो इस लाइन के। चतुर अपराधी ही सबसे अधिक आक्रामक मुद्रा अपनाता है कभी कभी। घटना वाले दिन गांव का बिंदा का गांव में अनुपस्थित होना और घटना के बाद उसका अतिरिक्त रूप से आक्रामक रवैया, संदेह के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती। कतई चौंके नहीं सिन्हा। क्षण भर पहले ही वह समझ गए थे कि दास साहब यही नाम लेने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने गौर से दास साहब को देखा, बेझिझक देखते ही रहे। उस दृष्टि में न स्वीकार था न नकार था तो एक विस्मय, पर दास साहब विचलित नहीं हुए इस दृष्टि से। थोड़ा सा आक्रोश घोलकर उन्होंने कहा, आश्चर्य है सक्सेना आपको यह बात सूझी तक नहीं। खैर, एक बार फिर सारे मामले पर नजर डाली खुले दिमाग और पैनी नजर से। मुझे वीसू के हत्यारे को पकड़ना है, वचन दिया है मैंने गांव वालों को, अब आप पर छोड़ रहा हूं यह काम। बिना किसी जवाब का मौका दिए ही दास साहब उठे और भीतर का दरवाजा खुलकर अंदर चले गए। दास साहब की अंतर्दृष्टि से उपजा यह निष्कर्ष, यह तेवर, यह तैश, यह स्वर उनके जाने के बाद भी जैसे वहीं बना रहा। और सिन्हा कुछ देर तक जहां के ताक खड़े रहे, जड़वत, अवाक और पूरी तरह से विस्मय में डूबे।
आज 1 घंटे तक तेल की मालिश करवाकर भाप स्नान किया है दास साहब ने, इसलिए शरीर फूल सा हल्का हो रहा है और अंग प्रत्यंग में एक प्रकार की कांति छाई हुई। बड़ी तुष्ट भाव से मशाल का ताजा अंक देख रहे हैं दास साहब। पिछले सप्ताह की सारी प्रमुख घटनाएं दी हैं। बड़े सलीके और जिम्मेदाराना ढंग से मुख पृष्ठ पर असंतुष्टों द्वारा मंत्रिमंडल गिराने के प्रयास की घोर असफलता की बात ही नहीं की, वरन उन लोगों की स्वार्थपरता और पदलोलुपता की कड़ी आलोचना भी है। लोचन बाबू की बर्खास्ती को दास साहब का एक सही और साहसिक कदम बताया और इस बात की प्रशंसा की है कि पार्टी के अनुशासन और एकता के लिए अपनी ही पार्टी के एक मंत्री को निकाल देने का निर्द्वंद भाव से लिया गया निर्णय निश्चय ही अभिनंदनीय है। बीच के पृष्ठ पर शुक्ल बाबू की रैली का समाचार है। तस्वीर कोई नहीं पड़ी है। स्वीकार किया है कि इस प्रांत के इतिहास में इतनी बड़ी रैली शायद ही कभी हुई हो। विरोधियों की इतनी बड़ी रैली बिना किसी बाधा व्यवधान से शांतिपूर्ण ढंग से हो गई। इसके लिए गृह मंत्रालय और डीआईजी पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। इसके बाद तीसरी प्रमुख खबर, दोस्ती की आड़ में विशु की हत्या करने वाला बिंदा गिरफ्तार। ओ भगवान। फिर बड़े सनसनीखेज और रोचक ढंग से विस्तृत वर्णन दिया गया था किस प्रकार नए सिरे से बयान लेने और गहरी छानबीन करने पर कुछ ऐसे विस्मयकारी तथ्य सामने आए जिन्होंने सारी घटना की दिशा ही बदल दी। डीआईजी ने जिस सूझबूझ का प्रणाम दिया, सारे मामले में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। साथ ही एक छोटे से बॉक्स में बधाई देती हुई सूचना भी दी थी कि डीआईजी के रिक्त स्थान को आईजी के रिक्त स्थान को डीआईजी सिन्हा ने संभाल लिया। इसके बाद सरोहा चुनाव क्षेत्र में बढ़ती हुई सरगर्मियों के अनेक रोचक विवरण और अंतिम पृष्ठ पर 3 तस्वीरों के साथ घरेलू उद्योग योजना की तेजी से बढ़ती हुई गतिविधियों के उल्लेख के साथ आशा व्यक्त की गई थी कि इसी सक्रियता और कर्मठता के साथ योजना चलती रही तो साल भर के भीतर ही भीतर गांव के गरीब तबके की आर्थिक स्थिति में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। इस पृष्ठ के एक एक शब्द को पढ़कर दास साहब के चेहरे पर एक दिव्य आभा छा गई। बापू के सपनों का गांव उनकी आंखों के आगे साकार हो उठा। मन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सार्थक कर डालने के तोष में डूब गया। तभी जमुना बहन खुद ही नाश्ते की ट्रे लेकर पहुंची। बड़ी सफाई और सलीके से कटा हुआ लंगड़ा आम, तले हुए मखाने, केसरिया संदेश और शहद पानी। आओ, बड़ी आत्मीयता से स्वागत किया दास साहब ने तो ट्रे दास साहब के सामने रखकर बगल में बैठ गई जमुना बहन। सचमुच पति के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता कभी उनको, पर किसी तरह का गिला या शिकायत नहीं है उन्हें। पति का बड़प्पन ही सबसे बड़ा संतोष है उनका। यूं दास साहब एक एक बात की खबर रखती हैं, चाहे पांडे जी से, चाहे लखन से या कहीं से। जब कोई संकट की स्थिति आती है तो दास साहब से अधिक चिंतित होती है। जब संकट टल जाता है तो प्रसन्नता भी दास साहब से अधिक जमुना बहन को ही होती है। भाई यही भारतीय पत्नियां हैं। मशाल का ये अंक देखा, सवेरे उठते ही पढ़ लिया, पहले से कितना अच्छा निकलने लगा है यह अखबार। दास साहब से संबंधित घटनाओं से अखबार का स्तर तय करती है जमुना बहन। विरोधी पार्टी के अखबार समय के स्वर से इतनी दुखी, बल्कि कहना चाहिए इतनी कुपित है, जमुना बहन की घर के भीतर आने ही नहीं देती। 2 अखबारों का जिक्र हुआ है इस नाटक में। मशाल आप सबको याद हो गया होगा। दूसरी पार्टी का या विरोधी पार्टी का कौन सा? समय के स्वर याद कर लीजिएगा। आजकल ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं से याद आया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है हमारा हिंदी नेटशाला। जैसा नाम से ही स्थित क्लियर है, नेट, यूजीसी नेट के लेवल का वह चैनल है। तो आपको सभी रचनाएं, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध सब कुछ वहां पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, बहुत कुछ उपलब्ध है। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए। आरपीएससी हो या आप कहीं से भी भारतवर्ष के किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो, उस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ खास है। इस चैनल पे भी किताबें करवाएंगे, लेकिन अब वो काफी पुराना चैनल है तो बहुत सारी सामग्री है वहां पे जो प्लेलिस्ट से आप चेक कर ले। करना कुछ नहीं है, बस प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा दोनों चैनल की, क्योंकि मैं प्रतिदिन अपडेट करती रहती हूँ। मुस्कुराए दास साहब पत्नी की समझ पर थोड़ा प्रसन्न भी हुए। कोई 1 महीने पहले ही बुलाकर समझाया होगा इसके संपादक को, अखबार का रंग ही बदल गया। कमी नहीं है समझदार लोगों की, बस सही ढंग से दिशा निर्देश करने वाला कोई नहीं। और इस वाक्य के साथ ही मन अखबार से छिटक कर एकाएक देश के साथ जुड़ गया। देश की दुर्वस्था का सबसे बड़ा कारण यही है सही नेतृत्व का अभाव। छात्रों को देखो, युवकों को देखो, किसान मजदूरों को देखो, सबके सब दिशाहीन से भटक रहे हैं, कोई दिशा दिखाने वाला ही नहीं। लोगों की भटकन का जरा सा दुख दास साहब के स्वर में भी उभर आया। उस दुख से उन्हें मुक्त करने के लिए जमुना बहन ने कहा, शुक्र है भगवान का कि सब बातें सलट गई। आजकल राजनीति में घटिया तरह की जो घालमेल चलती है उसे देखकर लगता है कि तुम जैसे संत आदमी को तो संन्यास ले लेना चाहिए। तुम्हारे बस का यह सब करना। हल्के से मुस्कुराए दास साहब। गीता पढ़कर भी तुम ऐसी बात करती हो। स्थितियों की चुनौती स्वीकार करना तो कर्मयोगी के सबसे पहला धर्म होता है। अर्जुन भी ऐसे ही हताश हो रहा था जब भगवान कृष्ण ने कहा। 1000 बार पढ़े और सुने भगवान कृष्ण के कथन में विशेष दिलचस्पी नहीं है जमुना बहन की, इसलिए बीच में ही बोली, लो ये आम तो खा लो।
लज्जत बड़ी अच्छी होती है लंगड़े की। आम की अंतिम फाक मुंह में डालते हुए कहा दास साहब ने, तो तुरंत जमुना बहन उठी, थोड़ा और लाती हूँ कहकर भीतर चली गई। लौटी तो आम ही नहीं, केसरिया संदेश भी थे। तुम्हें वैसे भी बहुत पसंद है ये संदेश, फिर मैंने अपने हाथ से बनाए, समझ लो सारे संकट टले इसी खुशी में। अच्छा तब तो तुम भी खाओ। प्लेट जमुना बहन की ओर बढ़ाते हुए आंखों ही आंखों से स्नेह में नहला दिया दास साहब ने। इस उम्र में भी ऐसी सुर्जी फैल गई जमुना बहन के गालों पर, गुदगुदाती सी बोली, मेरा मन कहता है चुनाव भी तुम ही जीतोगे 100%। लो, जब गृहलक्ष्मी ने कह दिया तो बस जीत गए, अब संदेह कैसा। और फिर दोनों परम तृप्त और प्रसन्न भाव से बनारस का लंगड़ा और केसरिया संदेश खाते रहे। लखनऊ का क्या प्रसिद्ध है? दशहरी आम। बनारस का क्या फेमस है? लंगड़ा। आज हरिजन टोला से हरिजनों के एक दल के मुखिया ने आकर पांडे जी को आश्वासन दिया है कि उनके वोट लखन को ही मिलेंगे। तभी सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं लखन के इसी बात पर कुछ हो जाए, लेकिन लखन है कि सांस ही नहीं ले रहा। इस पर जोरावर ने धिक्कारते हुए कहा, अरे ये सूम कुछ नहीं करेगा, ठीक है हमारी चौपाल में होगा आज का खाना पीना। बिंदा की गिरफ्तारी और सक्सेना के तबादले की खबर ने निश्चिंत ही नहीं बेहद उत्साहित कर दिया जोरावर को। भेजे में गर्मी भर दी झूठ मूठ की, वरना हम क्या दास साहब के साथ छोड़ सकते हैं। कभी अपनी कही बात का विश्वास दिलाने के लिए तरह तरह की फितरत में रहता है आजकल। शाम को 10-12 लोगों का जमड़ा जम गया। चौपाल में स्कॉच की बोतल खुली है, शहर से स्पेशल सीख कबाब और पनीर के पकौड़े आए। दास साहब के संरक्षण में पड़ा लखन सिंह पीने का शौक नहीं रखता, कभी कभी चोरी छिपे एक आध पैक चढ़ा ले तो दूसरी बात है, पर पांडे जी की तो दैनिक आवश्यकता है। शाम को 2 पैक के बिना सारे दिन की थकान मिटती ही नहीं, न अगले दिन के लिए चुस्ती आती। और जोरावर बिलायती चाहे कितनी ही पी ले, जब तक थोड़ी देसी नहीं ले लेता तृप्ति नहीं होती। लखन की सुस्ती और ढीलापन देखकर फटकारा पांडे जी ने, तुम्हारी तरफ की दावत जोरावर कर रहा है, अब क्या है जो मुंह लटका रखा है। लेकिन लखन की उदासी की उठ नहीं रही। उधर बहुत उत्साह से काम कर रहा था लखन, लेकिन जिस दिन से बिंदा पकड़ा गया उस दिन से पता नहीं क्या हो गया उसे। गिरफ्तारी के समय वह स्वयं उपस्थित था, शहर के थाने तक भी साथ ही गया था। बिंदा का बेशुमार चिल्लाना और अंगारे की तरह धधकती हुई उसकी आंखें, भूल ही नहीं पा रहा वह उन आंखों को। बल्कि अब तो हालत यह गई है कि शहर के हर आदमी के चेहरे पर उसे बेही आंखें दिखाई देने लगी है। एक अजीब सी दहशत समा गई है उसके मन में। शुरू से ही दास साहब के साथ रहने के बावजूद राजनीति में इतना पगा नहीं है कि ऐसी बातों का कोई असर ही ना हो। जोरावर ने जब सुना तो बड़ी जोर से हंसा। बड़ा पिद्दी का दिल है इस लखन का, जो बिंदा जैसे 3rd रेट गुंडे से डर गया। अगर किसी खांटी से पाला पड़ गया होता ससुरा तो हगने मुतने लगेगा। किसी खांटी से पाला पड़ गया तो ससुरा ये तो हंगने मुतने लगेगा। पांडे जी विषय को खींचकर असली मुद्दे पर ले आए। बिंदा की गिरफ्तारी से 5% वोट तो कटे ही समझो। विरोधी लोग खूब प्रचार कर रहे हैं इसका भी। ये अच्छा हुआ कि रैली के एक दिन बाद हुई गिरफ्तारी, फिर भी 5% तो गए। तुम फिक्र नहीं करो पांडे जी, जोरावर कह रहे थे, हमें मालूम है कि शुक्ल बाबू को वोट देने वाले कौन है। और तुम क्या सोचते हो हमारे रहते बूथ तक पहुंच पाएंगे वे लोग? जोरावर के राज में वे वोट दे पाएंगे, वे ही वोट दे पाएंगे जिन्हें जोरावर चाहेगा। अब यह तो चुनाव का परिणाम बताएगा। इन सब बातों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाते पांडे जी। अरे चुनाव का परिणाम क्या बताएगा, हम बताते हैं, समझ लो जीत गए चुनाव। और हाथ के एक जोरदार झटके से उसने विजय की घोषणा कर दी। इस जश्न को जीत का जश्न ही समझो। जोरावर ने फिर सबके गिलास भर दिए। रात 1 बजे खाना लगा, उसके पहले ही सब लोग जश्न के मूड में पीते ही रहे। लॉन में कनात और शामियाना लगा है, पेड़ और पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। श्री और श्रीमती सिन्हा बड़े उत्साह आत्मीयता से स्वागत कर रहे हैं आने वालों का। बड़े बड़े सर, अब ये भैया अलग है क्योंकि भाई वो आईजी बन गए। उत्साह आत्मीयता से स्वागत कर रहे हैं आने वालों का। बड़े बड़े सरकारी अफसर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, कहना चाहिए क्रीम ऑफ द टाउन जुटा हुआ है। इस समय सिन्हा साहब के लॉन में वर्दीधारे वेरे ट्रे में सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर घूम रहे हैं। यहाँ तक वहां फैली हुई सजी सवरी मोटी छरहरी महिलाएं ही उपकृत कर रही हैं इन लोगों को। पुरुषों की भीड़ तो टुकड़े टुकड़े में ऊपर नीचे आ जा रही है। ये महिलाओं के लिए भी वह क्षेत्र वर्जित कतई नहीं, पर कम से कम उनकी संख्या पर कम है उनकी संख्या वहां। ऊपर के कमरे में बकायदा बार बना हुआ। शिवाज, रीगल, ब्लैक डॉग से लेकर देशी रम तक कम से कम 25 किस्म की शराबें रखी हुई हैं वहां। सिन्हा साहब के दोनों पुत्र बड़ी शालीनता और मुस्तैदी के साथ सबको अपनी अपनी पसंद का ड्रिंक ढाल ढाल कर दे रहे हैं। सिन्हा साहब शिष्टता के नाते हर किसी के पास 2-2 मिनट जाकर बधाई के बोझ से बोझिल होते जा रहे हैं। श्रीमती सिन्हा बिना किसी काम के ही अपने भारी भरकम शरीर को बड़ी फुर्ती से इधर उधर घुमाकर ऐसी व्यस्तता का आभास दे रही है जैसे लगता है इनके चलने से ही पार्टी चल रही है। तभी इनकम टैक्स कमिश्नर वर्मा जी उम्र में कुछ बड़े होने के बावजूद अपने को सिन्हा का लंगोटिया यार कहते हैं, गेट से ही गुहारते हुए घुसे। अरे सिन्हा मुबारक हो भाई। और बड़ी गर्मजोशी से सिन्हा के गले मिले। फिर शराफत भरी मुस्कान के साथ कहा, यार बड़ी रौनकें लगा रखी हैं, लगता है बिना डिजर्व किए प्रमोशन मिल गया तुझे, वरना रूटीन में ऐसा क्या रखा है।
कैसी बात करते हैं भाई साहब, यह पार्टी खाली प्रमोशन की थोड़ी है। कुछ थिरकते हुए श्रीमती सिन्हा ने कहा तो चेहरे पर अपार विस्मय लाकर बोली, तो और क्या हो गया तुम्हारे घर में? 10 दिन को मैं बाहर गया, इस बीच लोगों ने पार्टी का मौका भी पैदा कर लिया। बात क्या हो गई? अपनी कैद की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लाला दीनदयाल ने अपनी तरफ से भारी मजा, ओहो यह बात है क्या? तब तो इनाम के तौर पर महीने 2 महीने की छुट्टी दिलवा देनी चाहिए सिन्हा को इस कैद से। क्यों भाभी जी, कमाल करते हैं आप भी भाई साहब, ठुमकते हुए मिसेस सिन्हा बोली। कैद तो मैंने 25 साल तक काटी है। पुलिस वाले के साथ रहना किसी सजा से कम होता है क्या? इनाम तो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो इनाम के तौर पर आप छुट्टी ले लीजिए, सिन्हा को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। एक सम्मिलित ठहाका। इसके बाद छोटे छोटे दलों में बंटकर लोग आपस में बातचीत करने लगे। हाथों में कीमती गिलास थामे हुए कोई दल देश के कीमती गिलास थामे हुए कोई दल देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता कर रहा था, तो कोई फैलती हुई अव्यवस्था पे। किसी की सोच और रोष का विषय था देश का तेजी से गिरता हुआ नैतिक स्तर, तो किसी को दिन ब दिन बढ़ते हुए मूल्य दिन ब दिन बढ़ते नहीं बढ़ते हुए मूल्य यानी महंगाई परेशान कर रहे थे। रोगन पॉलिश से चमकती हुई लकदक कपड़ों में लिपटी स्त्रियां पुरुषों की हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन किसी के दिमाग में एक क्षण के लिए भी यह बात नहीं आई कि डीआईजी की हैसियत का आदमी इतनी कीमती शराबें कहां से पिला सकता है, कैसे पिला सकता है? किसी बड़े जोहरी की दुकान के शोकेस की शोभा बढ़ाने वाले कम से कम 20-25 हजार का हीरो का सेट श्रीमती सिन्हा के शरीर की शोभा बढ़ाने कैसे आ पहुंचा, कहां से आ पहुंचा? उस समय तो देखिए इतने ही आते थे, है ना? नहीं, ये बातें गिने चुने मूर्खों को छोड़कर अब किसी को परेशान नहीं करती। परेशान करना तो दूर, क्षण भर के लिए भी किसी के दिमाग में नहीं आती। कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ स्थितियां प्रचलित होते होते सबके बीच इस तरह स्वीकृति पा लेती हैं कि फिर लोगों की सोच की सीमा में रहती ही नहीं। खाने की पुकार के साथ ही लोग 2 टेबलों में बट गए, सामिश और निरामिष यानी शाकाहारी और मांसाहारी। गर्मा गर्म खाने की महक, प्लेटों चम्मचों की खनखनाहट, बातों कह और ठहाकों से सारा लौन गुलजार हो उठा। हलक से उतरकर पेट में गई हुई शराब अब दिमागों पर छा गई थी। सारी दुनिया बड़ी हसीन, बड़ी रंगीन, बड़ी खुशगवार हो उठी थी। दत्ता बाबू के मन में दा साहब की शाबाशी से खुशी और जेब में कागज के डबल कोटे का परमिट पड़ा हुआ, और वे जमीन से 1.5 इंच ऊपर महसूस कर रहे हैं अपने को। हलवाई के यहाँ से 10 सेर ताजा बूंदी के लड्डू बंधवाए, आज प्रेस में मिठाई बांटेंगे सबको, और अगर हो सका तो 15 दिन के बोनस की घोषणा भी कर देंगे। प्रेस पहुंचकर भवानी के सामने कागज का परमिट रखते हुए कहा, लो अब तो विश्वास हुआ। कहते ना थे कि इन मिनिस्टरों की जवानी तारीफ का कोई मतलब नहीं, अब बोलो है या नहीं? मिल गया परमिट? एकदम उछल पड़ा भवानी। वाह, कागज संकट के समय कोटा डबल हो जाए तो समझो पौवार है। पिछले 15 दिनों में 9 विज्ञापन लाकर दिए हैं, तो मैं आज 4 की बात और पक्की करके आया हूँ। रत्ती ने फोन कर कह दिया था विकास एडवर्टाइजिंग कंपनी को बस 4 विज्ञापनों की जगह रिजर्व करवा ली। आइटम बदलते रहेंगे हर महीने। कल नरोत्तम को भेजकर इसी महीने के ब्लॉक्स मंगवा लेना। जियो जियो, पूरे शाह में चिल्लाया भवानी। यह तो हो गया, अब देश में क्रांति लाओ मशाल के जरिए, नहीं तो यह जीना मरने में बदल जाएगा। दत्ता बाबू ने कहा, तुम फिक्र मत करो। और भवानी ने कुछ ऐसी तत्परता से दराज खोली मानो दराज से ही क्रांति निकाल लाएंगे। पर निकाला केवल एक सफेद कागज और उसे सामने फैलाकर कलम खोलते हुए बोले, देश में क्रांति आएगी तब आएगी, और कमबख्त कभी आएगी भी या नहीं भगवान जाने, पर मशाल के दफ्तर और मशाल के संपादक सह संपादक की जिंदगी में तो क्रांति दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई समझो। अभी सारा हिसाब समझाकर तो मैं क्रांति की झलक भी दिखा देता हूँ, ऐसी की तैसी तुम्हारे हिसाब की। कागज सरकाकर एक और कर दिया दत्ता बाबू ने और बोले, पहले मिठाई बांटो, लड्डू लाया हूं मैं, और सोचता हूँ 15-15 दिन के बोनस की घोषणा भी कर दूं। अभी केवल मिठाई बांट दो, बोनस की बात अगले महीने के लिए रहने दो। स्टेप बाय स्टेप क्रांति को ऐसी रफ्तार से चलने दो कि हमारे लिए करना संभव हो और बाकी लोगों के लिए पचाना, समझे? थोड़ी ही देर में प्रेस के सारे लोग दफ्तर के बाहर वाले बरामदे में जमा हो गए। सबको लड्डू दिए गए, फिर चाय और गर्म समोसे खिलाए गए। निहायत ही अनौपचारिक से इस जश्न में दत्ता बाबू ने एक छोटा सा औपचारिक भाषण दिया, सबके परिश्रम और सहयोग की प्रशंसा करते हुए अखबार के दिनों दिन बढ़ते महत्व और बढ़ती हुई जिम्मेदारी की बात बताई। सब लोग चले गए तो भवानी ने चुटकी लेते हुए कहा, यार दत्ता, तुझे शायद मालूम नहीं, पर इस तरह की भविष्यवाणी करते हुए तुम काफी बड़े चुगद लगते हो। दास साहब के पास आ जाने के बाद 2-4 दिनों तक ये चुगदपना छाया रहता है तुम पर, और खुद ही खीखी करके हंसने लगा। शाम को भवानी आया, बोला, अब जरा अपनी रोजमर्रा के रूटीन में भी क्रांति आ जाए। आज नरोत्तम को भी बुलवा लेते हैं, लेकिन घर में चलकर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, किसी बढ़िया जगह। और जब वे प्रेस से निकले तो बिना पिए हुई हल्का हल्का सुरूर छाया हुआ था उन पर। सुकुल बाबू की शानदार रैली के उपलक्ष्य में आयोजित एक जश्न निसंदेह नया कीर्तिमान स्थापित किया इस रैली ने। पिछले महीने से केवल 10 साल का स्तुति गान करने वाला मशाल ने भी स्वीकार किया कि इस प्रांत के इतिहास में आज तक ऐसी रैली कभी नहीं हुई।
1 लाख से ऊपर का आदमी जुटे थे वहां। देखने वाला दृश्य था विशु की मौत और हरिजनों पर होने वाले अत्याचार के विरोधों में सैकड़ों पोस्टर लिए थे हजारों लोग। सुकुल बाबू का कहना था कि एकदम 42वां वाला सभा उपस्थित हो गया था। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तो दीदे फाड़ फाड़ कर देखते ही रह गए। सबको जैसे अपनी असली तस्वीर दिखने लगी थी, उसमें सहमते से मन से सब अपनी अपनी कुर्सियों के पाए सहलाने लगे। रैली की इस अभूतपूर्व सफलता पर गदगद और भीतर तक कृतज्ञ होकर बिहारी भाई को बाहों में भर लिया था सुकुल बाबू ने। इसमें संदेह नहीं कि इसका सारा श्रेय बिहारी भाई को ही है। पिछले 10-12 दिन में से तो रात दिन एक कर दिया था बिहारी भाई ने। कुछ घंटों को भी मुश्किल से सोए होंगे। वह पैसा तो जरूर पानी की तरह बहाया, पर अपने कार्यकर्ताओं को दूर दूर तक और कोने कोने में ऐसा जाल बिछाया कि रैली वाले दिन खेत मजदूर और हरिजनों के किसी भी घर में आदमी तो दूर चिड़िया का बच्चा तक नहीं रहने पाया था। इस रैली को तो जोरदार ढंग से सेलिब्रेट करना पड़ेगा। सुकुल बाबू हर समय सेलिब्रेशन का मौका ढूंढते रहने वाला लाप वाला काशी ने अपने उसी मतलब किसी व्यक्ति ने ये बात कही, सही प्रिंट नहीं है, आगे सुनाते। काशी ने अपने उसी व्यंग्यात्मक लहजे में, क्यों नहीं क्यों नहीं, विशु की मौत और हरिजनों पर होने वाले जुल्म तो सेलिब्रेट होने चाहिए। इसमें मौजू मौका और इससे मौजू मौका और कहाँ मिलेगा। बेमो के उछाला गया फूहड़ व्यंग अच्छा नहीं लगा सुकुल बाबू को। केवल नजरों से काशी को फटकार दिया उन्होंने। लालता बाबू को सौंप दिया यह काम। लेकिन रैली के ठीक दूसरे दिन बिंदा की गिरफ्तारी ने बिहारी को सरुआ में इतना व्यस्त बना दिया कि उस दिन तो कुछ नहीं हो सका। आज भी सब लोग करीब 2-2 पैक चढ़ा चुके, तब आकर प्रकट हुए बिहारी भाई। बिना दूल्हे के ही दावत शुरू कर दी हमने, तो क्या करते। कोई बात नहीं, बिंदा की गिरफ्तारी ने तो हमारे पक्ष को और भी मजबूत कर दिया है। 2 दिन पहले हो गई होती तो रैली में 10-20 पोस्टर बिंदा के नाम के भी उठवा देते। वैसे घर घर जाकर गुस्सा तो खूब भड़का दिया सबका। मीटिंग भी खूब धुआंधार हुई थी उस दिन। देखना नहीं नहीं करके भी 10% वोट तो फूट ही जाएंगे हमारी तरफ। एक सुखद सूचना, बिंदा ससुरा तो हाथ नहीं रखने देता था। अब उसकी बीवी से वे सारे प्रमाण निकलवाओ जो विशु ने जुटाए थे, वह दे देगी। कहो कि हम केस लड़ेंगे बिंदा का। एक विवेकपूर्ण सुझाव। हाँ, चुनाव हार गए तो जरूर केस लड़ोगे, जीत गए तो कितनी बड़ी बड़ी बातें आ जाएंगी करने के लिए। उसके सामने इस केस की भला क्या अहमियत। एक व्यंग्योक्ति। दास साहब की यह चाल उल्टी कैसे पड़ गई। इतनी आसानी से उल्टी चाल चलने वाले तो नहीं दास साहब, जरूर कुछ होगा उनके दिमाग में। एक शंका, भूलो मत, चतुर कौवा ही विस्टा पर बैठता है। खेत मजदूरों और हरिजनों के सारे वोट गए। इस बार बात पक्की। शंका का समाधान, बहुत ऊंचे किस्म की घाघ और घुन्नी चीज है दा साहब। शंका जारी। सुकुल बाबू जब कुर्सी पर थे तो वे भी कुछ कम नहीं थे, और आज कुर्सी मिल जाए तो फिर कल ही देखना ये कुर्सी साला सबको विषयांतर। ठीक है, यानी दोनों पार्टियां अपने अपने दोनों पार्टी अपने अपने उसमें जीत से संतुष्ट है, अपने अपने दावों से। अरे यहाँ तो धोती के नीचे सभी नंगे, और ससुरी इस राजनीति में तो धोती के बाहर भी सब नंगे। पर दास साहब एकदम अपवाद, धोती के नीचे भी धोती ही निकलेगी इस गीता बांचने वाले के। खाल खींचने पर ही सामने आ सकता है इसका नंगापन। सारे बदन को थरथरा देने वाला एक सम्मिलित ठाका। चुनाव जीत गए तो बहुत शानदार पार्टी लेंगे आपकी गुलाबी बाग वाली कोठी में। धत्तेरी की, तुम जैसा आदमी अपनी औकात से ऊपर ही नहीं उठ सकता। मांगी भी तो पार्टी। जीतने के 6 महीने के अंदर अंदर अपना मंत्रिमंडल बनाना होगा सुकुल बाबू, ये चुनौती है आपके लिए। पोर्टफोलियो वाले मुख्यमंत्री आप और बिना पोर्टफोलियो वाले बिहारी भाई। और फिर धीरे धीरे तरंग में आकर सब लोग अपनी अपनी संभावित उपलब्धियों का ख्वाब देखने लगे। शहर के अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से जश्न मनाती, मौज मस्ती में डूबी इस विशाल बिरादरी से कटे हुए 3 लोग, सक्सेना, लोचन बाबू और बिंदा, पूरी तरह उपेक्षित, परित्यक्त और एक तरफ फेंके हुए। अपने सस्पेंशन के ऑर्डर पढ़ने के बाद भी जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई सक्सेना के मन में, ना दुख ना पश्चाताप की। सामने बच्चों को खाना परोसती हुई पत्नी पर नजर पड़ी। क्या कहेंगे उससे और कैसे लेगी वह इस खबर को। क्षण भर के लिए जाने कैसी करुणा उमड़ आई पत्नी के लिए मन में। पर थोड़ी देर में ही रुकमा का चेहरा उभर आया। 3 दिन तक वह विंदा को लिए हरिजन टोला टिठहरी गांव में घूमते रहे थे, तो रुकमा ने हाथ जोड़कर कहा था, इन्हें अपने साथ मत रखो साहेब जी, इन्हें जरूर कोई कुछ कर करा देगा। फिर क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। और इस पर बिंदा की धारती हुई गुड़की, चुप कर, तू सोचती है तेरे पीछे मैं जनका होकर बैठ जाऊंगा। विंदा इज द रियल कल्प्रिट। ओह नो सर, यह नहीं हो सकता, यह सरासर गलत है। मैंने इस केस का रेशा रेशा उधड़ कर देखा है मैं। पर डीआईजी के पास पूरी रिपोर्ट तैयार है, अकाट्य तर्कों से लैस, ठोस प्रमाणों से पुष्ट। बीशु के जेल से आने से पहले बिंदा का व्यवहार पूरी तरह सीधे सरल सामान्य आदमी का था, पर बीशु के परिचय के बाद एक खास तरह की तुर्शी और तेजी आ गई उसके मिजाज में। अपनी पत्नी के प्रेमी को देखकर होता ही ऐसा, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता बिंदा जैसा आदमी तो कभी नहीं। मरने वाले दिन विशु ने अपना अंतिम भोजन बिंदा के घर किया। हीरा का बयान से साफ है कि शाम का खाना उसने नहीं खाया।
डॉक्टरी रिपोर्ट में जिस जहर की बात हुई है 10-12 घंटे बाद असर करने वाला है। वह जहर इसी खाने के साथ पहुंचाए वीसू के पेट में। खाना खिलाते ही बिंदा शहर चला गया और दूसरे दिन लौटा। जाने से पहले बिंदा ने झगड़े की बात खुद स्वीकार की। बिंदा ने समझ लिया कि अभी जैसा माहौल है उसमें आसानी से, और फिर सक्सेना के लिए शब्दों के अर्थ ही गायब हो गए। सिर पैर अर्थ तुक सभी। पागल खाने और थाने में कोई फर्क नहीं रहने दिया है आप लोगों ने। यहाँ जो कुछ होता है उसका कोई सिर पैर तुक। बिंदा की आवाज और उसकी चीरती हुई डीआईजी की आवाज। बिंदा ने ही मारा है विसु को। विसु मरा नहीं है साहब, सबके लिए वह मर चुका है, पर मैं तो अपने भीतर उसे महसूस करता हूं। मर तो वह सकता ही नहीं साहब। आप देखिए आगजनी के असली मुजरिम को। जब तक और आप इस बिंदा के साथ पार्टी बनाकर आगजनी की घटना के प्रमाण जुटा रहे थे, विसु के हत्यारे से ध्यान हटाने के लिए वह आगजनी की बात उछाल रहा था। आप एक सीनियर एसपी होकर उसके हाथ का मोहरा बन गए। सिंपली सरासर झूठ है यह। ऑफिस की मर्यादा और अनुशासन की सारी सीमाओं को तोड़कर एक तरह चीख पड़े थे सक्सेना। सरासर झूठ है यह। उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा उन्हें खुद याद नहीं। सिर्फ एक एहसास था जैसे वह नहीं, उनके भीतर से कोई और बोले चला रहा था। लेकिन अब आज तक वे भीतरी उबाल और बाहरी दबाव के बीच टुकड़े टुकड़े होकर हमेशा घुटने ही टेकते आए। हर बार दिनेश की लड़ाई को मैदान में तो जरूर लेकर पार आए, पर जैसे ही गोलियां चली छोड़कर भाग आए हैं अकेला निहत्था। वह गोलियों की बौछार से लहूलुहान होता रहा और ये खुद एक असहाय अपराध बोध से। नहीं और नहीं, अब तो वे चाहे तो भी शायद ऐसा नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए लोचन भैया ने पार्टी से भी त्याग पत्र दे दिया स्वेच्छा से। लेकिन हजार हजार प्रश्नों के सलीब पर टंगा हुआ उनका मन हर पल उन्हें मथता रहता है। अपने आसपास और चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उसे आंख मूंद कर स्वीकारते रहे, एकदम उदासीन और तटस्थ होकर। रह सकता है कोई भी जीवित आदमी इस तरह? नहीं रह सकते। तभी तो एक बहुत बड़ी क्रांति के एक छोटे से वाहक बने थे। पर कैसे हुई यह क्रांति? कहीं से कुछ भी तो नहीं बदला। अब कहां से होगी दूसरी क्रांति, और कौन करेगा उस क्रांति को जो सब कुछ बदल दे? आज तो परिवर्तन का नाम लेने वाले की आवाज घोंटती जाती है, उसे काटकर फेंक दिया जाता है। एक तरह फिके गिने चुने आदमियों के घुटे गले और संधी आवाजों को क्रांति का स्वर फूट सकेगा आपका भी? एक लचल और एक गीत कितने कदम चल पाएगा किसी को भी? विसु के जिस नाम को लेकर 1 महीने पहले यहां से वहां एक तूफान मच रहा था, वही नाम सिमटकर या तो हीरा की आंखों के बहते हुए आंसुओं में रह गया, या बिंदा की आंखों में बरसते हुए अंगारों में। पुलिस की बेंत और ठोकरों की बौछार के बीच बिंदा कह रहा था, मैंने विसु को नहीं मारा, मैं विसु को मार ही नहीं सकता। मुझे तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। मैं उसे पूरी करके ही रहूंगा, चाहे जैसे भी हो। जो भी आखिरी इच्छा पूरी करेगा लेकर। और पुलिस वालों की मार की रफ्तार बढ़ जाती, लेकिन बिंदा का चिल्लाना बंद नहीं होता। आवेश में थरथराता हुआ चीखता है, मार डालो, मार डालो। तुमने विसु को मार डाला, मुझे भी मार डालो, लेकिन देखना विसु की इच्छा को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। ले देख। और फिर बिंदा के शरीर को रुई की तरह धुनकर वे उसे बेदम कर देते। आवेश उसका सिसकियों में बदल जाता है और गर्जना करहा में। रेल के 2nd क्लास के डिब्बे में सक्सेना की बगल में बैठी हुई रुकमा घुटनों में सिर दिए सिसक रही, और सक्सेना के अपने मन में जैसे धीरे धीरे कोई करहा रहा है। गोदी में रखे ब्रीफ केस में आगजनी के विसु की मौत के प्रमाणों से भरी फाइलें रखी हैं। इतना समझाने के बाद भी मुसाफिरों से भरे डिब्बे में रुकमा का इस तरह रोना उन्हें अच्छा नहीं लगा। थोड़ी सुक्त आवाज में कहा, चुप रहो रुकमा। चौंक कर रुकमा ने झटके से सुर उठाया और बड़ी अबूझ सी नजरों से सक्सेना को देखती रही। इतना परिचित स्वर, मगर वह यहाँ कहाँ? वह तो जेल में है। मगर वह यहाँ कहाँ? वह तो जेल में है। चुप करो रुकमा। उसे ऐसा लगता है जैसे कि बिंदा ही उसे बोल रहा है। अब बस कहानी यही अंत होती है, यही इस नाटक का समापन है। लोचन बाबू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हार कर बैठ जाएंगे? सक्सेना बाबू कहाँ तक इस मामले को पहुंचाएंगे जब स्वयं ही बर्खास्त हो चुके हैं? तो कुल मिला के हमारे देश में यही स्थिति चल रही है। पावर का जमाना है, जिस पे पावर है वो जुर्म करके भी बच जाता है। और भैया जो पावर जिसके पास नहीं है, पैसा जिसके पास नहीं है, वो इसी तरीके से व्यवस्था और प्रशासन के फेर में पड़ के जन्म भर जेल काटता है। झूठे झूठे इल्जाम लगते हैं। यही सब जब ये नाटक लिखा गया था तब भी उतना ही प्रासंगिक था, और आज भी कालजयी रचना है। और इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर MA और नेट जैसे सिलेबस में भी निर्धारित है। मिलती हूँ पुनः आपसे किसी अन्य मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा इसी प्रकार की साहित्य की क्लासिक और सर्वश्रेष्ठ रचनाओं हेतु। धन्यवाद।